प्रकार से क्रांति कहें, या हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम कहें। विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे और बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। तो स्पष्ट कीजिए, the 1857 uprising was the culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. प्रश्न ये है कि 1857 की घटना उन छोटे छोटे विद्रोह का बड़ा रूप थी जो पिछले 100 वर्षों में भारत में घटित हुई थी। अब पिछले 100 वर्षों में वो घटनाएं आपको याद आनी चाहिए। इसका मतलब आपको जनजातीय विद्रोह याद आने चाहिए। इसका मतलब है कि आपको वो सहायक नीतियां याद आनी चाहिए जिसमें अलग अलग लोगों के द्वारा विरोध किया गया था। आपको स्थानीय लोगों का वह आंदोलन, वो क्रांति याद आनी चाहिए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। तो इन सवालों का जवाब कौन सा विद्यार्थी दे सकता है? ध्यान से समझना। इस सवाल का जवाब लिखने के लिए एक मैच्योरिटी, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। और वो कब आएगी? जब आप सिस्टमेटिक ढंग से क्लास करेंगे। मैं जानता हूं कि कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो शुरुआत की क्लास 1 और 2 क्लास करने के बाद उन्हें लगता है कि आईएएस की तैयारी हो गई। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो चिपके रहिए, बने रहिए, कक्षा के हर पहलू को समझते चलिए। शुरू करते हैं फिर आज की कक्षा। जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट। हम इसमें 2 बड़े रिसोर्स ले रहे हैं। एक एनसीईआरटी क्लास 8 की काफी अच्छा दिया हुआ था उसमें कंटेंट, और जो स्टैंडर्ड बुक होती है उन स्टैंडर्ड बुक के अलावा स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, इनका मटेरियल हमने एक साथ शामिल किया। जनजातीय आंदोलन में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इस आंदोलन का आखिर उत्पन्न होने का कारण क्या था। कहीं भी आग लगी है या कहीं भी धुआं उठा है तो अचानक तो नहीं उठा होगा, आग लगी होगी। कहीं भी कोई आंदोलन होता है तो अचानक तो नहीं होते हैं। आंदोलनों की प्रकृति कैसी थी? क्या वो गांधी जी के जैसे पूरे देश के लिए थी? क्या वो वहां की स्थानीय चीजों के लिए थी? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे इन आंदोलनों के? कौन कौन से आंदोलन थे? क्या उसका प्रभाव पड़ा? और आखिर उन आंदोलनों ने हमारे देश के निर्माण कहें, आजादी कहें, या अंग्रेजों के खिलाफ नागरिकों को जागरूक करने में क्या भूमिका निभाई? ये मेंस का टॉपिक समझ लीजिएगा क्योंकि प्री में सवाल आते हैं इसके, लेकिन जितना हो सके कंसेप्चुअल है तो चीजें समझना। ज्यादा समझोगे तो लिख पाओगे तो बेटर नंबर ला पाओगे। फैक्ट भी याद रखते चलना क्योंकि अपने लिखने में फैक्ट डालने से चीजें बहुत प्रामाणिक हो जाती। तो फैक्ट जरूर डालते चलिए जिससे चीजें प्रामाणिक हो सके। आइए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी में एक मैप दिया हुआ है, काफी खूबसूरत मैप कहूंगा मैं। एनसीईआरटी में ये जो मैप दिया गया ये जनजातियों को दर्शाने वाला मैप है। जैसे कि गद्दी और गुज्जर जनजाति दिखाई गई है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति दिखाई गई है। राजस्थान में सहरिया और भील जनजाति दिखाई गई है। गुजरात में वान, गुज्जर्स और राठवा जनजाति दिखाई गई है। मध्य प्रदेश में बैगास, बंजारा, गोंड जनजातियां दिखाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में बैगास, मारिया, गोंड जनजातियां दिखाई गई हैं। महाराष्ट्र में बंजारा जनजाति दिखाई गई है। आंध्रा में कोया, बंजारा और गोंड जनजातियां दिखाई गई हैं। बंजारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा में। केरल में माला, इरूलर जनजातियां बताई गई हैं। उड़ीसा में परागा, बोंडा, कंधा, कोया, सवोरा, गोंड जनजातियां दिखाई गई हैं। झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव जैसी जनजातियां दिखाई गई हैं। फिर आप अगर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में अपाटनी, निशी जनजातियां दिखाई गई हैं। मेघालय में खासी जनजातियां, असम में खासी जनजातियां, नागालैंड में नागा जनजातियां, त्रिपुरा में
रियांग जनजातियां दिखाई गई हैं, पश्चिम बंगाल में हजम जनजातियां दिखाई गई, यहाँ पर जारवार जनजातियां दिखाई गई। तो पहला ही मैप बड़ा अच्छा, ये एनसीईआरटी का मैप है। एनसीईआरटी ने पहले ही दिखाने की कोशिश की, इससे भी ज्यादा जनजातियां भारत में मिलती है, लेकिन प्रमुख जनजातियों को दिखाने वाला ये मैप है, ताकि ऐसे मैप से आपको ये पता चले कि हाँ, भारत में कौन कौन सी जनजातियां मिलती है या दिखती है। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले बताया कि नहीं, जनजातीय समूह की जिंदगी कैसे, क्या वह जो मुख्य धारा में शहरों में, नगरों में, गांवों में लोग रहते थे उनके जैसा जीवन यापन था? तो नहीं, वे झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब जगह बदल कर की जाने वाली खेती। ऐसी खेती जहां पर क्या करते हैं कि एक मान लीजिए जंगल था, उस जंगल के पेड़ पौधों को काटा जाता है, फिर वहां पर 6-7 साल के लिए खेती की जाती है। जब वो बंजर हो जाती है तो जगह को छोड़कर नई जगह पे जंगल को काटा जाता है, जलाया जाता है, फिर वहां एग्रीकल्चर किया जाता है। इसको झूम खेती कहते हैं। ये अच्छी खेती नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें जंगलों का विनाश होता है। जनजातियां उस जमाने में अधिकतर कुछ शिकारी थी और कुछ संग्राहक। संग्राहक का मतलब फल फ्रूट लकड़ी को जमा करते हुए शहर गांव में उसको बेचते थे। पशुपालन वो करते थे, और कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। मतलब कुछ जनजाति ऐसी थी कि जो स्थानीय रूप से एक जगह बस गई थी। जनजातीय आंदोलन भारतीय समाज में आदिवासी समूह की महत्वपूर्ण और अविभाज्य भूमिकाएं थी। मतलब हमारे सोसाइटी में हम जब पूरे भारतीय समाज को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप बगैर जनजातीय समुदाय को पढ़े भारतीय समाज की विविधता को नहीं समझ सकते। इसलिए हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है जनजातियां, क्योंकि हमारा समाज काफी लंबे समय से इस स्थान पर जीवन यापन कर रहा है। ब्रिटिश क्षेत्र में उनके विलय और उसके बाद शामिल होने से पहले उनकी अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं थी। जब धीमे धीमे अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया तो उनके कंट्रोल में इन जनजातीय क्षेत्र भी आए। जब अंग्रेज नहीं थे तो उनकी अपना एक इकोनॉमिकल सिस्टम था कि वह चीजों को कलेक्ट करते थे, शिकार करते थे, संग्रह का काम करते थे, और फिर उससे थोड़ी बहुत जो आय प्राप्त होती थी उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। उनका अपना एक सामाजिक प्रथाओं का सिस्टम है, उनकी विवाह की अपनी पद्धतियां होती थी। तो एक विशिष्ट प्रकार का सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा था जो उनको अपनी एक अलग पहचान दिलाता था। ये हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों के आने से पहले। अंग्रेजों ने जब उस जगह पर नए नियम लागू किए, आदिवासी और राज्यों के बीच की सीमा को तोड़ दिया। मतलब जब राजाओं के शासन थे ना, तो उस समय भी जनजातियों के मामलों में राजा ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन ये अंग्रेज तो भारत लूटने आए थे, और भारत में एक बहुत बड़ा अमूल्य खजाना था वन, जंगल। इसकी लकड़ी, चंदन के जैसे वृक्ष थे यहाँ पर, सागवान जैसे पेड़ थे जिसकी लकड़ी काफी टिकाऊ होती है। तो अंग्रेजों के लिए तो ये बहुत बड़ा खजाना था। इस खजाने के जो वास्तविक मालिक थे वो आदिवासी या जनजातीय समूह थे। तब अंग्रेजों ने इस खजाने को प्राप्त करने के लिए इन लोगों पर भी प्रतिबंध लगाए, कानून बना दिए। इससे सरकार और आदिवासियों के बीच कई संघर्ष हुए। इन संघर्षों को आदिवासी आंदोलन या विद्रोह का नाम दिया जाता है। जनजाति